दूसरा जो है वो यूवियाइटिस। यूविया कौन सी लेयर को कहते हैं? uvea, middle layer को. So in this condition there is inflammation of uvea या middle layer of the eye. In this condition there is inflammation of uvea. uvea middle layer को कहते हैं. यूविया में सीलियरी बॉडी है, आयरस है और कोराइड है. तो ये एंटीरियर पार्ट की भी हो सकती है और पोस्टीरियर पार्ट की भी. तो एंटीरियर और पोस्टीरियर, इंटरमीडिएट में उसके बीच में या तो एंटायर यूविया इन्वॉल्व होती है या इंटरमीडिएट में पोस्टीरियर. तो ये इंटीरियर में आयरस एंड कोराइड, आयरस एंड सीलियरी बॉडी के इन्फ्लेमेशन होती है. उसकी इन्फ्लेमेशन को एंटीरियर यूवियाइटिस कहते हैं और पोस्टीरियर कोराइड की इन्फ्लेमेशन को यूवियाइटिस मिडल लेयर की इन्फ्लेमेशन को कहते हैं. फिर अगर आयरस और सीलियरी बॉडी की इन्फ्लेमेशन हो तो इंटीरियर यूवियाइटिस और पोस्टीरियर जब कोराइड की इन्फ्लेमेशन हो. ठीक है, ये भी बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकती है और वायरस की वजह से भी हो सकती है. तो काजेस बैक्टीरिया, वायरस, इसके साथ साथ ट्रामा, ऑक्यूलर ट्रामा हो जाए तो उसकी वजह से भी हो सकती है और इडियोपैथिक भी हो सकती है जिसका काज अननोन है. इडियोपैथिक. क्लिनिकल पिक्चर में फ्लोट रिंग जब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रही हो तो वो तीन कंडीशन हो. या तो रेटिनल डिटैचमेंट में आई के सामने पर्दा जैसे नजर आ रही होगी. ठीक है. डार्क कर्टेन फॉलिंग इन द फ्रंट ऑफ आई तो वो रेटिनल डिटैचमेंट होगी. इस कंडीशन में भी फ्लोटरिंग हो सकती है और डियाबेटिक रेटिनोपैथी में भी फ्लोटरिंग हो सकती है. तो क्लिनिकल पिक्चर क्या होगी? redness of eye, और दूसरा पेन इन द आई. पेन के साथ साथ फोटोफोबिया और फ्लोटर्स. ठीक है. थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जब इन द फ्रंट ऑफ आई नजर आ रही है तो वो फ्लोटर्स है. इस कंडीशन में हम क्या देंगे? अगर बैक्टीरिया की वजह से है एंटीबायोटिक्स, वायरस की वजह से है तो एंटीवायरल, और इन्फ्लेमेशन है तो इन्फ्लेमेशन के लिए हम क्या देंगे? कार्टिकोस्टेरॉइड आई ड्रॉप, डेक्सामेथासोन आई ड्रॉप, कार्टिकोस्टेरॉइड आई ड्रॉप. ठीक है. तीसरा जो है वो स्क्लेराइटिस है और इपिस्क्लेराइटिस. इपिस्क्लेराइटिस और स्क्लेराइटिस इंपॉर्टेंट है. स्क्लेराइटिस, इपिस्क्लेराइटिस क्या फ्लोटर्स इसमें हो सकते हैं. फ्लोटर्स का मतलब है कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आई के सामने नजर आ रही है.
Lagenoma structure. तो episcleritis and scleritis, ये episcleritis जो है, in this condition there is inflammation of episclera. स्क्लेरा होता है, स्क्लेरा के बाद thin layer which is called episclera और फिर कंजक्टाइवा, बल्बर कंजक्टाइवा। अब देखो episclera में, episcleritis में inflammation of episclera होती है। In this condition there is inflammation of episclera। और स्क्लेराइटिस में this condition there is inflammation of sclera। ठीक है, अब ये इडियोपैथिक होता है, काज इसका अननोन है, तो ये इडियोपैथिक है और इसका ये ज्यादातर ऑटो इम्यूनो डिसरेगुलेशन, अपनी इम्यूनिटी की खराबी की वजह से ये हो सकती है। तो ऑटो इम्यून डिसरेगुलेशन, आपको किस तरह पता चलेगा कि ये स्क्लेराइटिस है या एपिस्क्लेराइटिस है? बाकी जो क्लिनिकल फीचर है वो सेम होगी, एक डिफरेंस है, रेडनेस ऑफ आई, ड्राइनेस ऑफ आई, और इसके साथ साथ इरिटेशन इन द आई, जब ड्राई आई हो तो इरिटेशन होगी, और इसके साथ इसमें पेन नहीं होगी, नो ऑक्यूलर पेन, नो पेन इन द, और इसमें पेन हो सकती है। बाकी जो क्लिनिकल फीचर है तो स्क्लेराइटिस में वो सेम है, तो क्लिनिकल फीचर रेडनेस ऑफ आई और इसके साथ ड्राइनेस, इरिटेशन, और इसमें पेन होगी। ठीक है, बाकी क्लिनिकल फीचर सेम है। अगर आई में पेन है तो स्क्लेराइटिस होगी, पेन नहीं है तो फिर एपिस्क्लेराइटिस है। ठीक है, अच्छा इसमें जो ये ज्यादा सेल्फ लिमिटेड है, खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं, तो इसमें लिख ले सेल्फ लिमिटेड, सेल्फ लिमिटेड। अगर रिफ्रैक्टरी कंडीशन है, रिफ्रैक्टरी का मतलब है जब रेजिस्टेंस शो करे तो फिर हम कार्टिकोस्टेरॉइड देंगे। इन रिफ्रैक्टरी कंडीशन सेल्फ लिमिटेड। दूसरा रिफ्रैक्टरी केस में हम क्या देंगे, कार्टिकोस्टेरॉइड। ये एपिस्क्लेराइटिस खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं, अगर ठीक नहीं होते तो फिर कार्टिकोस्टेरॉइड आई ड्रॉप देंगे, आई ड्रॉप। इसमें स्क्लेराइटिस है तो फिर ये हम रेफर करेंगे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को, पहले कि वो अच्छे तरीके से उसका मायने करें, तो रेफर टू ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। इसके साथ साथ हम देते हैं कार्टिकोस्टेरॉइड आई ड्रॉप, आई ड्रॉप, और सिस्टेमिक कार्टिकोस्टेरॉइड भी स्टार्ट कर देते हैं। तो सिस्टेमिक
कार्टिकोस्टेरॉइड। कार्टिकोस्टेरॉइड ये ऑटो इम्यून डिसरेगुलेशन की वजह से है, तो ये इम्यूनिटी को भी सप्रेस कर देती है और इन्फ्लेमेशन को भी कम कर देती है। इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं? अच्छा, एंग्री, हाँ, एंग्री लुकिंग, जब बंदा गुस्सा हो तो आंखें रेड नजर आ रही है तो उस कंडीशन को एंग्री लुकिंग, स्टॉर्म अपीयरेंस। अच्छा, तीसरा जो केस है वो है डियाबेटिक रेटिनोपैथी। डियाबेटिक्स कंडीशन में जब ग्लूकोज की लेवल ज़्यादा हो तो वो एंडोथेलियल सेल को डैमेज कर सकती है, उसकी वजह से ब्लड की विस्कासिटी ज़्यादा हो सकती है ज़्यादा ग्लूकोज की वजह से, ठीक है। तो मुख्तलिफ आर्गन डैमेज हो सकती है, किडनी डैमेज हो सकती है। अब डियाबेटिक रेटिनोपैथी, डियाबेटिक रेटिनोपैथी, डियाबेटिक्स का मतलब है डियाबेटिस मेलाइटस रेटिनो, रेटिना और पैथी मतलब का मतलब है डिजीज, ठीक है। इसका मतलब है रेटिना की डैमेज है किस चीज की वजह से? डियाबेटिस मेलाइटस की वजह से। इसमें इट इज द मोस्ट कॉमन एंड सीरियस complication of diabetes mellitus। ठीक है, पैथोजेनेसिस इसकी किस तरह है, तो मैकेनिज्म को देखें। पैथोजेनेसिस, जब ग्लूकोज की लेवल ज्यादा हो, हाइपरग्लाइसीमिया हो, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब है हाई ग्लूकोज, ईमिया जब भी हो, ईमिया का मतलब है ब्लड में, हाई ग्लूकोज इन द ब्लड। तो हाइपरग्लाइसीमिया ये क्या कराता है? रेटिनल ब्लड वेसल्स को डैमेज, एंडोथेलियल सेल आप रेटिना डैमेज कर देती है, एंडोथेलियल सेल ऑफ रेटिना ब्लड वेसल, डैमेज एंडोथेलियल सेल ऑफ रेटिना ब्लड वेसल। जब रेटिना की ब्लड वेसल डैमेज हो जाए तो फिर रेटिना को ब्लड सप्लाई भी डिस्टर्ब होगी और उसकी वजह से रेटिना पे स्पॉट बनेगी। जब रेटिना पे स्पॉट बन जाए तो क्लिनिकल फीचर क्या होगी? इसमें रेटिना को ब्लड सप्लाई कम होगी तो उसकी वजह से फिर स्पॉट बनेगी और डार्क स्ट्रिंग लाइक फ्लूइड रिंग आई के सामने नजर आ रही होगी, तो स्पॉट बनेगी, स्पॉट्स या डार्क स्ट्रिंग rings, fluid ring in front of eye, fluid ring in the vision, and तो इसमें भी फ्लोट रिंग हो सकती है, फ्लोट रिंग। तो स्पॉट, फ्लोरस, रेटिनल डिटैचमेंट, डियाबेटिक रेटिनोपैथी और तीसरा यूवियाइटिस, तो इन कंडीशन में फ्लोट रिंग हो सकती है। ब्लड विजन होगी, ब्लड विजन और फोटोफोबिया,
फोटोफोबिया होगी। डार्क या एम्प्टी एरिया इन विजन, डार्क एम्प्टी एरिया इन विजन। पिछले हफ्ते में एक स्टूडेंट ने जो क्वेश्चन किया था कि फ्लोट रिंग्स डियाबेटिक्स में क्यों होती है, तो वो किस चीज़ की वजह से? इंडोथेलियल सेल डैमेज होते हैं तो रेटिना पे स्पॉट बनती है और उस स्पॉट की वजह से फिर फ्लोट रिंग नजर आ रही है। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अगर स्पॉट बनी है पहले से तो उसको रिवर्स हम नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कंट्रोल डियाबेटिस, कंट्रोल डियाबेटिस मेलाइटिस, ठीक है। तो फिर अगर ग्लूकोज की लेवल कम हो तो मजीद इंडोथेलियल सेल डैमेज नहीं हो। तीसरा जो टॉपिक है वो है स्क्विंट। स्क्विंट से बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आते हैं और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। एनाटमी से भी उसमें एमसीक्यूज आते हैं और ऑप्थेल्मोलॉजी में भी। ऑप्थेल्मोलॉजी की छोटी सी सब्जेक्ट है और की एमसीक्यूज एनआरई में उससे आते हैं। तो स्क्विंट क्या है? स्क्विंट, स्क्विंट का दूसरा नाम है स्ट्रैबिस्मस, स्ट्रैबिस्मस। इसमें लिख रहे हैं a condition in which there is uncoordinated and non-balancing movement of eye. फिर इसकी चार मुख्तलिफ किस्म ग्रुप में मैं पिक्चर भेज देता हूँ, उसको देखें। ये पहले स्ट्रैबिस्मस में जो पहला पिक्चर है ये नॉर्मल है, ये स्ट्रैबिस्मस नहीं है, ये नॉर्मल आई है, ठीक है। फिर दूसरी कंडीशन ये स्ट्रैबिस्मस है। एसोट्रोपिया, एसोट्रोपिया का मतलब है कन्वर्जेंट स्क्विंट। एसोट्रोपिया का दूसरा नाम है कन्वर्जेंट स्क्विंट, जिसमें आई नोज की तरफ खींचती है। लेटरल को डाइवर्जेंट कहते हैं, लेटरल को डाइवर्जेंट कहते हैं। एक्सोट्रोपिया, लेटरल जब आई लेटरल की तरफ चले जाए आउटवर्ड तो वो एक्सोट्रोपिया है। अब या तो आई ऊपर की तरफ जाएगी तो हाइपरट्रोपिया, या नीचे की तरफ जाएगी लास्ट पिक्चर में देखे तो वो हाइपोट्रोपिया। तो अब देखो ये स्क्विंट जो है इसमें और से देखें, ये नोज है, ठीक है, ये अपर आईलेट है और लोअर आईलेट, ये दोनों एक पॉइंट पे अटैच है। ये क्या है? लेटरल पॉइंट का क्या नाम है जिसपे लेटरल कैंथस, और ये मीडियल कैंथस है, मीडियल कैंथस। अब अगर ये नॉर्मली आई इस पोजीशन पे है, नॉर्मली आई इस पोजीशन पे है, इसमें चार किस्म की मसल्स है, मीडियल रेक्टस, लेटरल रेक्टस, सुपीरियर रेक्टस और इंफीरियर रेक्टस। तो जिस तरह नाम है तो फंक्शन भी सेम है। अब देखो ये आई है, ये आई है, तो सुपीरियर रेक्टस ये ऊपर की तरफ खींचेगी,
सुपीरियर रेक्टस, ये मसल जो है ये क्या है, सुपीरियर रेक्टस। रेक्टस मसल तो सिंपल है, जो नाम से सुपीरियर ऊपर की तरफ खींचती है। इंफीरियर, इंफीरियर रेक्टस सिंपल है। इंफीरियर रेक्टस आई को नीचे की तरफ खींचती है, ठीक है। अब देख, और ये लेटरल रेक्टस, लेटरल रेक्टस किस तरफ खींचती है आई को, ये लेटरल की तरफ खींचती है। और नहीं, कन्वर्जेंट जब इस तरफ चले जाए नोज की तरफ, इसमें आपसे भूल किया होगा, दोबारा देख। मीडियल, मीडियल रेक्टस, देखो चार किस्म के रेक्टाई मसल हैं। सुपीरियर ऊपर की तरफ खींचती है, इंफीरियर नीचे की तरफ खींचती है, लेटरल लेटरल की तरफ खींचती है, और मीडियल मीडियल। ये तीनों मसल सप्लाई कर देती है अक्लूमोटर नर्व। सिंपल है, ये तीनों, ये वाला ये और ये अक्लूमोटर नर्व, और ये लेटरल रेक्टस LR6। तो वो चेंज कर लेना, मैंने तो बोर्ड पे ये नहीं लिखा। अच्छा, तो लेटरल रेक्टस कौन सी मसल की वजह से होती है, LR6, SO4 LR6। बाकी आई के जितने भी मसल है तो वो अक्लोमोटर नर्व की वजह से इनर्वेट होती है, सप्लाई तो ब्लड की होती है, इनर्वेट। तो लेटरल मसल, रेक्टाई मसल, वो अब्ड्यूसन नर्व इनर्वेट कर देती है, और बाकी अक्लोमोटर नर्व। अब अगर इंफीरियर रेक्टस की पाल्सी हो जाए, ठीक है, इसमें मसला आ जाए, ये कमजोर हो जाए, तो आई ऊपर की तरफ जाएगी या नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ। अगर लेटरल रेक्टस की मसला आ जाए तो फिर मिडिल की तरफ जाएगी। अगर मिडिल की मसला आ जाए लेटरल की तरफ, अगर सुपीरियर का मसला आ जाए नीचे की तरफ। तो अब देखो, जो मिडिल की तरफ जब आई यहाँ पे आ जाए तो ये क्या है, कन्वर्जेंट स्क्वेंट। यहाँ पे आ जाए तो डाइवर्जेंट स्क्वेंट, इसका नाम है एसोट्रोपिया, और ये एक्सोट्रोपिया, हाइपरट्रोपिया और हाइपोट्रोपिया। कंफ्यूज तब होंगे जब सुपीरियर उब्लिक और इंफीरियर उब्लिक का क्वेश्चन हो। अच्छा, तो इसमें लिख ले, ये लेटरल रेक्टस, और लिख ले सुपीरियर रेक्टस, सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस। ये दोनों काम कर देती है एबडक्टेड पोजीशन में। जब मीडियल साइड की तरफ आप आते हैं तो वो एडक्शन है। ये हाथ अभी मैंने एडक्ट किया, अभी एबडक्ट। अगर ये आई नोज की तरफ आ रही है तो एडक्टेड, और लेटरल की तरफ जब ये जाती है तो एबडक्टेड। तो ये सुपीरियर और इंफीरियर काम कर देती है एबडक्टेड पोजीशन में। तो दोनों में लिख ले, एबडक्टेड, एबडक्टेड, और ये आई को एबडक्टेड इलिवेट द आई, एबडक्टेड पोजीशन में इलिवेट कर देती है आई को। इन एबडक्टेड पोजीशन इलिवेट आई, ठीक है। अब इसमें लिख ले, एबडक्टेड पोजीशन में ये क्या कराती है, डाउनवर्ड। अब पेशेंट को अगर ये नॉर्मल आई, ये नॉर्मल यहाँ पे है, अब ये लेटरल की तरफ चली गई है और इस साइड पे है, तो ये एबडक्टेड हो गई है, और इलिवेट है या डाउनवर्ड है, इलिवेट। तो ये सुपीरियर रेक्टस ने किया है,
सुपीरियर मतलब इसमें मसला है। हाँ, अगर ये यहाँ पे है तो फिर इंफीरियर रेक्टस, तो ये तो आसान है, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो है वो सुपीरियर रेक्टस आई को एलिवेट कर देती है, सिंपल। बस जिस जिस तरह नाम है, तो सुपीरियर का मतलब है ऊपर, तो आई को एलिवेट कर देती है। ये यहाँ था नॉर्मली, तो यहाँ पे ली गया है। इंफीरियर रेक्टस डाउनवर्ड कर देती है, सिंपल है। और लेटरल रेक्टस या लेटरल की तरफ आई को खींच देती है। अगर लेटरल रेक्टस में मसला है तो लेटरल रेक्टस, मीडियल रेक्टस में मसला है तो ये लेटरल की तरफ जाएगी, और सुपीरियर रेक्टस में मसला है तो इंफीरियर की तरफ, ठीक है। सुपीरियर उब्लिक और इंफीरियर उब्लिक में अपोजिट है। सुपीरियर उब्लिक, ये दोनों मसल नोज की तरफ है, सुपीरियर उब्लिक और इंफीरियर उब्लिक। सुपीरियर उब्लिक का काम आई को डाउनवर्ड करना है, एडक्टेड पोजीशन में या एबडक्टेड में। ये नोज की तरफ है, इसमें इस तरह याद रखें, नोज वर्ड नोज वर्ड नोज साइड। तो ये मीडियल की तरफ को एडक्टेड कहते हैं, तो इसका दूसरा नाम ये एडक्टेड पोजीशन में। एडक्टेड पोजीशन में अगर एमसीक्यूज इस तरह एडक्टेड आई है और फिर एलिवेट और डाउनवर्ड का कंसेप्ट है, तो ये सुपीरियर, ये आई बाल है, ये ये इंफीरियर उब्लिक इस तरह अटैच है, इंफीरियर उब्लिक इसके इर्द गिर्द। अगर हम इसको इस तरह खींच ले तो ये आई ऊपर जाती है, सिंपल है। तो ये इंफीरियर उब्लिक आई क्या कराते हैं, आई डाउनवर्ड। और कौन सी पोजीशन में, एडक्टेड। ये आई को एलिवेट कराती है और एडक्टेड पोजीशन में, सिंपल है। तो सुपीरियर और इंफीरियर उब्लिक ये एडक्टेड पोजीशन में याद रखें। जब इतना याद हो आपको कि ये नोज की तरफ है, नोज की तरफ है तो फिर आसान है। सुपीरियर उब्लिक और नोज, ये नोज की तरफ आई को खींचती है। तो मीडियल रेक्टस नोज की तरफ खींचती है, और सुपीरियर और इंफीरियर या तो आई एलिवेट कर देती है या डाउनवर्ड। सुपीरियर उब्लिक आई को डाउनवर्ड कर देती है, ये इस तरह। अगर बाल, ये बाल इंफीरियर उब्लिक है, ये बाल के पीछे साइड से अटैच है, अगर मैं ये इस तरह खींचूं तो बाल ऊपर जाएगी। अब इसके जो हाँ, हाँ, एबडक्टेड में लेटर सुपीरियर रेक्टस और इंफीरियर रेक्टस, एडक्टेड में इंफीरियर उब्लिक और सुपीरियर उब्लिक, ठीक। ये कन्वर्जेंट स्क्विंट क्या है, कन्वर्जेंट स्क्विंट, कन्वर्जेंट स्क्विंट का दूसरा नाम है एसोट्रोपिया। तो इसमें मसला लेटरल रेक्टस मसल में होती है। कन्वर्जन का मतलब है जब ये इस तरह स्ट्रक्चर इसमें आई नोज की तरफ है, तो इन दिस कंडीशन आई deviate from normal position
and come toward medial side या nose. ठीक है, कन्वर्जेंट स्क्वेंट पे है तो मसला कहाँ पे है, लेटरल रेक्टस मसल में या मीडियल रेक्टस में? लेटरल रेक्टस, तो लेटरल प्रॉब्लम इन लेटरल रेक्टस। अगर नर्व की पालसी है तो कौन सी नर्व? एब्डूसन और क्रीनियल नंबर 6। तो इसकी वजह से कन्वर्जन स्क्वेंट होगी। दूसरा है डाइवर्जेंट स्क्वेंट। और इसका दूसरा नाम क्या है? एक्सोट्रोपिया। this condition in this condition I deviate from normal position to lateral। का मतलब है आउटवर्ड। ये नोज है, ये आई है, यहाँ पे अगर ये आई आ जाए तो मसला कौन सी मसल में है? मीडियल रेक्टस। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? मीडियल रेक्टस। और मीडियल रेक्टस सप्लाई कर देते हैं ऑक्यूलोमोटर नर्व। ये cranial nerve 3 palsy। अच्छा, हाइपरट्रोपिया। हाइपरट्रोपिया in this condition I deviate from normal position and elevate upward। अब मसला कौन सी मसल में है? इंफीरियर रेक्टस, यस। तो मसला कहाँ पे है प्रॉब्लम? प्रॉब्लम इन इंफीरियर रेक्टस। और इसमें है हाइपोट्रोपिया। हाइपोट्रोपिया में आई डाउनवर्ड की तरफ आती है। तो इन दिस कंडीशन I deviate
from normal position from downward। इस तरह तो यहाँ पे आई आती है, ठीक है। इस कंडीशन को कहते हैं हाइपोट्रोपिया। ये प्रॉब्लम कहाँ पे होगी? सुपीरियर ओब्लिक। सुपीरियर का मसला कहाँ पे है? सुपीरियर रेक्टस में, यस, सुपीरियर रेक्टस। मसला अगर इंफीरियर ओब्लिक में आ जाए तो आई, यस, इंफीरियर ओब्लिक में मसला आ जाए, आई डाउनवर्ड हो गया। अब देखो इस तरह, ये आई इस तरह है नॉर्मल पोजीशन में, इंफीरियर ओब्लिक ये क्या कराते हैं? ऊपर कर देते हैं, ठीक है। अगर इसमें मसला है तो नीचे होगी। इंफीरियर ओब्लिक में नहीं, ये तो इंफीरियर सुपीरियर रेक्टस की वजह से होती है। इंफीरियर ओब्लिक की वजह से इस तरह, या अगर इंफीरियर क्रीनियल नर्व 3 में पार्ट से हो जाए तो फिर मीडियल रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस और सारे के सारे फिर उसकी पार्ट से हो। हाँ, यस, नहीं, ये तो मिडिल की तरफ खींचती, ठीक है, लेते। अच्छा, हाँ, दखल पे दर्द की होगी। तो कितने कंडीशन? हाइपोट्रोपिया, हाइपरट्रोपिया और कन्वर्जेंस करंट और डाइवर्जेंस करंट, एसोट्रोपिया और एक्सोट्रोपिया। अब क्लिनिकल केसेस लिख रहे, क्लिनिकल केस 1, अच्छा, मिडिल एज, मिडिल एज का मतलब है 20 से लेकर 35 ईयर तक, तो 20 से लेकर क्या 35। मैन प्रेजेंटेड टू द क्लिनिक, अच्छा ये आप ठीक कर रहे, प्रेजेंटेड टू द क्लिनिक विद, ये मसले है इन पेशेंट में, क्या मसला? विद सडन ब्लरिंग ऑफ विजन, एक फोटोफोबिया, हेडेक, ठीक है। कितने? सडन ब्लरिंग ऑफ विजन, फोटोफोबिया, हेडेक और ocular pain, ocular pain, ocular pain, and sensation of pressure in the eye, and sensation of pressure in the eye। अब तो ये बिल्कुल इजी है। Who can diagnose it? सडन ब्लरिंग ऑफ विजन है, फोटोफोबिया है, हेडेक है, ये तो सिंपल। पेन भी है, ocular पेन, आई में पेन है, और सेंसेशन ऑफ प्रेशर इन द आई,
सेंसेशन ऑफ प्रेशर एट द आई, तो इससे आप डायग्नोस कर सकते हैं। ग्लूकोमा, ग्लूकोमा, ग्लूकोमा तो क्लोज इंगल ग्लूकोमा या ओपन इंगल ग्लूकोमा। हाँ, इसमें सडन ब्लरिंग, अफ्यूजन, फोटोफोबिया, हेडेक, आकुलर पेन। हाँ, यस, पेन है तो क्लोज इंगल ग्लूकोमा। अब इसमें व्हाट इज द बेस्ट इनिशियल एजेंट टू गिव, अपने डायग्नोस की, व्हाट इज द बेस्ट इनिशियल एजेंट टू गिव? डायरेटिक्स कौन सी? मैनिटोल। इसमें एक एंजाइम है, वो एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन कराती है, तो वो हम स्टॉप करेंगे। बीटा ब्लॉकर टाइमोडोल भी है, यस, लेकिन उससे भी बेस्ट जो, हाँ, यस, एसिटाजोलामाइड, कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर, तो वो अच्छा है, एसिटाजोलामाइड। ये क्या है? A middle-aged male presented to the clinic with a sudden blurring of vision, sudden है तो क्लूज इंगल ग्लोकोमा। अगर ये ओपन इंगल होता तो उसमें ग्रेजुअल आहिस्ता आहिस्ता होती है। फोटोफोबिया और हेडेक, अकुलर पेन है तो क्लूज इंगल ग्लोकोमा में पेन, और सेंसेशन ऑफ प्रेशर हो तो ग्लूकोमा होगी। बाकी कंडीशन में प्रेशर हो सकती है। हाँ, तो सेंसेशन ऑफ प्रेशर, क्लोज इंगल ग्लूकोमा में इंट्राऑकुलर प्रेशर ज्यादा होती है 35 से, ओपन इंगल ग्लूकोमा में 20 से तो ज्यादा होती है लेकिन 35 से कम। तो ये एसिटाजोलामाइड बेस्ट है। टाइमोलोल जो है वो बीटा 2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं, तो उसकी वजह से भी एक्वस की प्रोडक्शन कम होती है, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। एसिटाजोलामाइड कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर है, और कार्बनिक एनहाइड्रेस एंजाइम है वो एक्वस प्रोडक्शन कराए। अच्छा, दूसरा केस गौर से देखे, ये ठीक करें। ये कॉपी में नहीं है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो तब ठीक करेंगे। ओके, क्लिनिकल केस 2। इसमें एक एक पॉइंट को देखिए। A 70-year-old male come to the clinic, come to the clinic, come to the clinic। इसका मतलब ये है इमरजेंसी में, तो जब सवियर कंडीशन हो तो वो इमरजेंसी में आता है, ये क्लिनिक में नॉर्मल कंडीशन। कम टू द क्लिनिक विद प्रोग्रेसिव विजुअल लॉस, आहिस्ता आहिस्ता उसकी नज़र कमज़ोर हो रही, प्रोग्रेसिव विजुअल लॉस। ठीक है, अब ये किस चीज़ की वजह से लॉस होती है? एज की वजह से, ठीक है। तो प्रोग्रेसिव विजुअल लॉस, एंड नाउअडेज he can see the periphery of his wife, but cannot see the base and trunk of, but cannot see her base and trunk। अब आप इस केस को डायग्नोस करके मसला कहाँ पे है?
शार्प इमेज कब बनेगी, क्लियर इमेज कब बनेगी? A 70-year-old man come to the clinic with a practice of visual loss, and nowadays he can see the periphery. Periphery तो वो देख सकते हैं, लेकिन उनकी फेस और ट्रंक वो नहीं देख सकते। जब रेटिना पे लेंस पड़ जाए तो फिर उसकी वजह से वो कन्वर्ट हो जाते हैं और इसमें अच्छा रेटिना में रॉड्स और कौंसिल कहाँ पे ज्यादा है, क्लियर इमेज कहाँ पे बनती है, मिकुला। हाँ, और वो जो ज्यादा हाईएस्ट है, तो मिकुला की डिजेनरेशन हो जाए तो फिर he cannot see the face and trunk of his wife. So macula degeneration, macula degeneration, ठीक है। अगर मिकुला की डिजेनरेशन हो जाए तो क्लियर इमेज, वैसे तो ये वॉल भी मुझे नजर आ रही है और आप भी, लेकिन सेंट्रली फोकस क्लियर आप नजर आ रहे हैं, इमेज मिकुला पे बनती है, ठीक है। वहां पे रॉड्स और कौंसिल ज्यादा है, मिकुला की डिजेनरेशन हो जाए तो फिर क्लियर नजर नहीं आएगा। वो क्यों नहीं, 70 ईयर तक तो क्लिनिक में आ सकते हैं। आज तीसरे केस में अभी एक कोई ले आएगा, ठीक है। अच्छा, ये कंडीशन सारे मेल में है। क्लिनिकल केस 3, क्लिनिकल केस 3 ये आसान है, ठीक है, ये ठीक करें। अच्छा, a young male brought to the clinic, अभी वो खुद नहीं आ सकते। a young male brought to the clinic, a young male brought to the clinic with a burning, with complaint of COPR, complaint of complaint burning sensation in the eye, और इसके साथ साथ एक्सेसिव लैक्रिमेशन, और लैक्रिमेशन के साथ रेडनेस, excessive lacrimation है, redness है, and his friend gave the history of acid poisoning, and his friend gave the history of acid poisoning। तो अब क्या करना चाहिए, what is the best initial step, क्या, yes, yes, what is the best next step, wash with the plain water, केमिकल की वजह तो फिर भी wash out with the plain water, सिंपल है। ये बर्निंग सेंसेशन तब होती है जब एसिड आई में चली जाए, और इसकी वजह से फिर एक्सेसिव लैक्रिमेशन होगी और रेडनेस होगी,
एंड ही कैन नॉट ओपन, ये भी लिख ले इसमें, लैक्रिमेशन, रेडनेस, and he cannot open eye. You mean he cannot open? ठीक है, और इसकी वजह से एसिड पॉइजनिंग है तो हम व्हाट इज द बेस्ट इनिशियल स्टेप, तो वॉश द आई विद क्लीन वाटर। इसमें कोई क्वेश्चन है?